एक सुंदर जंगल में रानो चिड़िया सो रही थी। सूरज उगने से पहले हवा में ठंडक थी। रानो ने उठकर बैठा और आसमान को देखा तो उसे काले साया बादल उमड़ रहे थे। ओहो, आज तो हवा का रुख ही अलग है। लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। ये बादल मामूली बादल नहीं है, कोई बड़ी मुसीबतें आने वाली है। मुझे फौरन कालू भाई से बात करनी चाहिए। पास ही एक पीपल के पेड़ पर कालू अपनी पत्नी गौरी कवि के साथ रहती है। वह बहुत आलसी था, पर गौरी बहुत ही चालाक और चतुर थी। कालू जी, मॉनसून आने से पहले इस डाली को ठीक करना चाहिए। अरे गौरी, अभी मैं आराम कर रहा हूँ। कल जागरण का प्रसाद खाने के लिए रात भर जागना पड़ा था। तभी रानो वहाँ हाफती हुई पहुँचती है। कालू भाई, गौरी भाभी, देखो वो बादल कितना घने हैं। आज रात तूफान आने वाली है। हम सबके घर टूट जाएंगे। तीनों एक पेड़ के नीचे बैठे चर्चा करने लगी। रानो के दिमाग में एक अनोखा विचार आया। मैंने जंगल के किनारे पुराने बिक्री के हजारों बिस्किट और चौक देखे हैं। अगर हम उन्हें नींव बनाकर एक दूसरे से जोड़ दे तो ऊपर मैदा मिट्टी का लेप लगाए तो पक्का घर बन सकता है। लेकिन रानो, बिस्किट तो तूफान में गल जाते हैं। वही तो इंजीनियरिंग है। बिस्किट सिर्फ ढांचा होगी, उनके ऊपर पेड़ की छाल और बड़े पत्ते लगेंगे ताकि पानी अंदर न जा सके। हवाएं तेज हो चुकी थी और काले बादल जंगल के घेर रहे थे। रानो, कालू और गौरी के पास वक्त बहुत कम था। वे तेजी से उड़ते हुए पुराने बेकरी के ओर चले जाते हैं। कालू भाई, आप बड़े बिस्किट उठाओ, वो दीवारों में काम आएंगे। गौरी भाभी, आप छोटे बिस्किट उठाए, वे छत के काम आएंगे। बिस्किट जमा करने के बाद वे एक सुरक्षित जगह पर पीपल के पेड़ के नीचे आए। यहाँ देखो, यहाँ जमीन पक्के है और ऊपर पीपल की पत्तियों की छांव है। यहाँ पानी नहीं ठहरेगा। गौरी भाभी, आपकी पसंद लाजवाब है, लेकिन बिस्किट का घर बनाना इतना आसान नहीं था। जैसे ही बिस्कुट की कतार पहली रखी, हवा ने उसे गिरा दिया। मुझसे नहीं होगा गौरी। ठहरो कालू जी, जमीन पर मैदा और गीली मिट्टी का लेप लगाइए, फिर बिस्कुट रखिए। बिस्कुट वैसे ही रखना जैसे खाना बनाते समय तावे पर घी लगाते हैं। गौरी की ये तरकीब काम कर गई। बिस्किट की घर बनकर तैयार हो गया और तेजी से बारिश भी शुरू हो गई। तीनों अंदर घुस गए। बाहर कयामत का तूफान था। बिजली कड़क रही थी, लेकिन अंदर बिस्किट की दीवारें से मीठी मीठी खुशबू आ रही थी। यार, इन घर में तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मेरा मन कर रहा है एक दीवार खा लूं। कालू जी, खबरदार जो इन घर को खाया। रात के 2 बज रहे थे। अचानक गौरी की आंख खुल गई। एक कोने से पानी टपक रहा था। रानो, देखो पानी। रानो ने तुरंत छोटी दरार को पत्ते से बंद कर देता है। जब सुबह हुई तो जंगल का नजारा भयावह था। बड़े पेड़ उखड़ गए थे, परिंदों का घोंसला तबाह हो गया था, लेकिन बिस्किट का घर सीना ताने खड़ा था। रानो, तुम्हारा आइडिया तो सच में काम कर गया। कालू भाई, हमारा आइडिया हम तीनों ने मिलकर काम किया। तूफान थम चुका था, लेकिन जंगल में तबाह की निशानी थी।
रानो ने देखा अपने दोस्त हरिया तोता अपने टूटे घर देखकर उदास हो रहा था। दोस्तों, मायूस मत हो, हमारा वाटरप्रूफ घर सबके लिए खुला है। आ जाओ, तुम सब वहाँ सुरक्षित रहोगे। हरिया तोता और भी पक्षी हैरान होकर बिस्कुट घर के कदम रखते हैं। अरे वाह रानो, बाहर इतना मूसलाधार बारिश हुई पर तुम्हारा घर अंदर से बिल्कुल सूखा है। हाँ रानो, यहाँ तो मीठी मीठी खुशबू भी आ रही है। सच में तुमने और कालू भाई ने तो कमाल ही कर दिया, वरना आज हम बेघर हो जाते। ये सब दोस्ती और टीम वर्क का नतीजा है टीलू। जब तक बाहर ठीक नहीं हो जाता तब तक तुम सब यहीं आराम करो। शाम को कालू सो रहा था। रानो और गौरी बातें कर रही थी। रानो, जब तुम ये सोचा था तो तुम्हें डर नहीं लगा कि यह आइडिया फेल हो जाएगा? लगा था गौरी भाभी, पर कुछ न करने से अच्छा कोशिश करे, और आपकी अकल और कालू भाई की ताकत ने इसे सच कर दिखाया। अगले दिन की सुबह में बिस्कुट हाउस चमक रहा था। रानो एक पत्थर पर खड़ा था। दोस्तों, तूफान हमें हरा सकता है लेकिन हमारी एकता को नहीं। आज से हम सब मिलकर जंगल को एक नया विलेज बनाएंगे। भी कालू रानो के कान में फुसफुसाता है। अब तो ठीक है रानो, क्या मैं अंदर से एक बिस्किट खा सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। जंगल विलेज का काम जोरों शोरों से चालू रहा। रानो और कालू दूसरे पक्षियों को घर बनाना सिखा रहा था। जंगल खुशबू और हंसी से भर रहा था। बहुत अच्छे हरिया, बस इस घास को और ऊपर चिपकाओ, फिर पानी एक बूंद भी अंदर नहीं आएगी। रानो देखो, हमने 3 बिस्किट हाउस तैयार कर लिए हैं। लेकिन इस खुशहाली पर दूर दूर पहाड़ों से आए डाकू चील सुखार शंख की नजर थी। वो अपने साथियों के साथ दूसरे जंगल को लूटने के लिए मशहूर था। ओहो, उस जंगल को देखो, वहाँ तो बिस्किट के घर बने हैं। उन बेवकूफ परिंदों ने हमारे लिए खाना और आलीशान घर खुद ही बना दिया है। सरदार, क्या हम हमला करेंगे? बिल्कुल, आज रात जब सब सो जाएंगे तो हम उस बिस्किट हाउस पर कब्जा करेंगे और उन सब को वहां से भगा देंगे। शाम ढल रही थी। रानो ने आसमान में कुछ चील को देखे। उसका दिमाग फिर से खतरे की घंटी बजाने लगा। कालू भाई, गौरी भाभी, वो आम चील नहीं लग रहे, उसकी उड़ान में लालच है। अरे रानो, तू भी ना हर चीज में डर ढूंढ लेती है। वो ऐसे ही गुजर रहे होंगे। नहीं कालू जी, सही कह रही है, हमें सावधान रहना होगा। आधी रात को जब पूरा जंगल गहरी नींद में सो रहा था, डाकू चील आसमान से नीचे झपटे। छोटे परिंदे, बाहर निकलो, अब से ये हमारा घर है। वो इसका विरोध करेगा, उसे हमारे नुकीले पंजों से सामना करना पड़ेगा। यह तोता और गीलू डर के मारे कांपने लगे। गील को लग रहा था छोटा पक्षी डर के भाग जाएंगे, लेकिन रानो ने पहले ही एक गुप्त योजना बना रखी थी। दोस्तों, डरो मत, अब हमें अपनी अपनी जगह लो। अब हमें अपने घर के लिए लड़ना होगा। ओ डाकू चील, तू गलत जंगल चुन लिया है। यहाँ का पहरेदार कालू है। जैसे ही चील उसके आगे बढ़ता, वैसे ही घड़े में जमा कर रखे मैदा और गीली मिट्टी का लेप उस पर गिरा देता है। अरे ये क्या बला है भाई, मेरे पंख चिपक गए हैं, मैं उड़ नहीं पा रहा। क्या अब सूखे मिट्टी और कंकर मारो। कंकर और धूल मिट्टी गिराने से चील का पंख भारी हो गया। वे सभी जमीन पर गिर पड़े। वे उड़ने की कोशिश करते लेकिन उड़ नहीं पा रहे थे। क्यों सरदार, अब हमारे बिस्किट हाउस में मेहमान बनोगे?
या यहाँ से भागोगे। अपनी बुरी हालत देख डाकू उससे माफी मांगता है और वहाँ से दुम दबाकर भाग निकलता है। याद रखना, घर सिर्फ ईटा या बिस्कुट से नहीं, उसके बचाने की हौसलों से बनता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ताकत सिर्फ शरीर में नहीं, एकता और बुद्धि में होती है।